Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone and once again welcomes you in class 9th chemistry. The remaining portion of this chapter today we are going to discuss about that, and this is the topic is the separation of mixture of solid and liquid. आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से किसी सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं। इसके पहले वाले पोर्शन में हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने सब्लिमेशन, सुटेबल सॉल्वेंट और मैग्नेट के थ्रू किस तरीके से दो अलग अलग सॉलिड्स को अलग किया जा सकता है। आज सीधे हम लोग इस टॉपिक के ऊपर में बात करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड जो है वो इन्वॉल्व हैं। नाउ directly moving toward this topic to separation of mixture of solid and liquid, and the different methods are involved in separating of solid and liquid. Now you can see here the filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography and distillation are the different processes by which we can separate a mixture of solid and liquid. So now move toward the first of all the topic is the filtration. चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या है जानते ही आप सभी लोग। फिल्ट्रेशन के बारे में क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स from the liquid, or we can say it the mixtures, is called filtration. ठीक है ना। फिल्ट्रेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं। अब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं भाई? जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर को निकालने के लिए, सैंड को बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। हम सभी लोग फिल्टर वर्ड से काफी परिचित हैं। हमारे घरों में फिल्टर मशीन होगी, वाटर फिल्टर होगा जिसमें हम लोग पानी को साफ करते हैं। तो पानी के साथ में अब हमारे यहाँ जो वाटर फिल्टर है वो तो कई तरीके का काम करता है। उसमें बैक्टीरियल प्रूफ भी है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी किल हो जाते हैं, जो जर्म्स रहते हैं वो भी किल हो जाते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो भी छान करके बाहर निकाल देता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको लैब में करना होगा तो क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर लेंगे, ठीक है ना। एक फिल्टर पेपर लेते हैं। ये फिल्टर पेपर इस तरीके से राउंड शेप में आता है हमारा। अब इसको बीच में से मोड़ देंगे। ये बीच वाले पोर्शन से हमने इसको मोड़ दिया। फिर क्या करेंगे? ये जब ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हाफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, और इसको फिर से एक बार और टर्न कर देंगे बीच से, ठीक है। अब इसका जो शेप होगा वो इस तरीके से हो जाएगा नियरली। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये कीप में आने लायक हो जाएगा, जो कीप के अंदर में इसको रख सकते हैं। और कीप के अंदर रख करके जब ये सैंड और वाटर का मिक्सचर उससे पास कराएंगे तो सारा का सारा सैंड उसमें रह जाएगा और पानी जो है उसमें से पास कर जाएगा, जो कि साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड को अलग कर दिया जो कि इनसॉल्युबल मटेरियल में था। इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर में जितने भी हमारे शहरों में वाटर वर्क्स होते हैं, वाटर सप्लाई वर्किंग होती है, वो इस प्रोसेस के ऊपर में काम करता है, जिसमें सेडिमेंटेशन होता है, डिकेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और उसके बाद वो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है पीने के लिए। तो वाटर वर्क में हम लोग पानी को इस तरीके से बनाते हैं जिससे कि वो पीने लायक हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से शहरों के अंदर में जो पानी की सप्लाई होती है हमारे घरों तक पहुंचता है, उसमें भी ये सारे प्रोसेस जैसा अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में कि सेडिमेंटेशन होगा, यानी जो सॉलिड पार्टिकल, इनसॉल्युबल पार्टिकल होंगे वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। डिकेंटेशन में जो ऊपर का पानी का लेयर होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर उसका फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के अंदर में मौजूद रह गए हैं वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन जो है हमारे लिए काफ़ी जरूरी भी है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। चलिए अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा इसके डेफिनेशन के थ्रू अगर हम जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द लिक्विड ऑन रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि मम्मी जो है मथनी से दही या मट्ठा, जो लोग गांव पे रहते हैं वो देखते हैं कि कैसे दही को मथनी से महा जाता है कितने अच्छी तरीके से, और उसके अंदर से क्रीम जो है या बटर जो घी होता है उसको निकाला जाता है। वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है वो मथनी वाला ही प्रोसेस है, जिसमें हम काफी तेजी से मथनी को चला करके दूध के अंदर में, क्योंकि दूध क्या है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है, या दही जो है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है, तो उसके अंदर में बहुत सारे इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो मौजूद रहते हैं। तो जैसे ही उसको हाई स्पीड में चलाएंगे उसके अंदर में वो सारे पार्टिकल जो है वो सेपरेट होने लगेंगे, एंड बिकॉज दे आर द लाइटर देन द मिल्क दे स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द मिल्क। इस तरीके से उनको छान करके हम बाहर भी निकाल लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वही प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को इजीली अलग किया जा सकता है। ऐसा ही ब्लड के केस में भी होता है। अगर हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लें और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख दें तो सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको इतनी हाई स्पीड में चलाएगा जिससे ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगे और पूरा का पूरा प्लाज्मा जो है अलग हो जाएगा। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर में वो सारे के सारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। दे कैन सेपरेट आउट बाई रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड। यहाँ पे एग्जाम्स में आपके कई बार पूछता है कि हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। मिल्क से क्रीम को कैसे अलग करेंगे। तो जब हम लोग किसी डेयरी फार्म की बात करते हैं, जैसे आपके यहाँ अगर हम लोग बलिया में हैं तो हमारे यहाँ पराग डेयरी फार्म है, जहाँ पे एक सरकारी योजना के अंतर्गत दूध इकट्ठा किया जाता है और उसकी शहर में सप्लाई की जाती है। इसके अलावा अमूल है या बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्म्स हैं जहाँ पे दूध को इकट्ठा किया जाता है और उनको बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर में डाला जाता है। जब वो दूध बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर में पड़ती है तो वहाँ पे वो बहुत हाई स्पीड में रोटेट करती हैं और उनके रोटेट करने से उनके अंदर में मौजूद क्रीम जो है वो अलग होने लगता है। अलग हो करके वो दो चीज बनती है वहाँ पे, एक तो स्किम्ड मिल्क बनाते हैं और दूसरा क्रीम अलग कर लेते हैं। क्रीम क्योंकि हल्की होती है दे आर स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द मिल्क। वो दूध के सरफेस पे फ्लोट करने लगती है और वहां से हम लोग उस क्रीम को बाहर छान करके निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्रीम जो है वो दूध से अलग हो जाता है। ओके, तो ये एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का। अगला टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं और वो हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। तो चलिए सीधे इवापोरेशन के ऊपर में बात करते हैं। इवापोरेशन क्या होता है? तीसरा हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन जानते हैं इवापोरेशन का मतलब क्या है? अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे या जैसे जैसे हीट बढ़ता जाता है दे आर स्टार्ट इवापोरेटिंग। अब ये इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सॉल्युबल जो हमारे सॉलिड्स हैं किसी लिक्विड के अंदर में उनको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सीधे सीधे हम बात कर सकते हैं कि सेपरेटिंग द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक को कैसे अलग किया जाता है? आप जानते ही हो समुद्र के पानी को हम लोग सैलो प्लेसेस के ऊपर में उनको डाइवर्ट कर देते हैं जहां पे एक खाली जमीन के ऊपर में वो फैले रहते हैं। क्योंकि पानी का कंटेंट जो है वो काफी कम है और धूप में पड़े रहने की वजह से वो लगातार इवापोरेट करते हैं। तो जब वो पूरी तरीके से इवापोरेट कर जाते हैं तो नीचे क्या बच जाता है? सॉलिड जो है साल्ट के पार्टिकल या क्रिस्टल जो है वो नीचे की तरफ बच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या इन्वॉल्व था? इवापोरेशन इन्वॉल्व था। अगर हीट प्रोवाइड किया तो वो इवापोरेट कर गए सारे के सारे लिक्विड और नीचे क्या बच गया? हमारे साल्ट के पार्टिकल्स बच गए। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हो। चीनी और पानी का घोल बना लेंगे या चीनी और नमक का घोल बना लेंगे और उसे किसी पैन के अंदर में, फ्राई पैन वगैरह है, उसमें रख करके और उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। जब आप गर्म करेंगे और पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा, थोड़ी देर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि साल्ट या शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके फ्राई पैन्स के ऊपर में इकट्ठे नजर आ जाएंगे। यानी ऐसे तो आपने उसको घोल दिया तो वो पानी के अंदर में वो कहीं भी नहीं आप पहचान पाएंगे कि वहाँ पे साल्ट कहाँ है या शुगर कहाँ है। लेकिन जैसे आपने गर्म किया और सारा का सारा पानी इवापोरेट हो गया तो वो क्रिस्टल्स जो है वो हमें दिखाई देने लगे। तो ये इवापोरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इवापोरेशन से हम लोग साल्ट को समुद्र के पानी से अलग करते हैं। ये प्रोसेस हमारा इवापोरेशन कहलाता है। चलिए अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है क्रिस्टलाइजेशन। कई बार इसको हम लोग कहते हैं प्यूरिफिकेशन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस
of cooling a hot concentrated solution to get crystal of solutes। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा होने के लिए छोड़ दें तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि उसके क्रिस्टल जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देते हैं भाई? आप लोगों ने कभी अगर जलेबी खाई है, ठंडी जलेबी अगर खाई है, तो उसमें आपको शुगर के पार्टिकल्स जो है उसके सरफेस पे दिखाई देंगे। जलेबी अगर ठंडी हो जाए, गरम गरम तो जलेबी सब लोग खाते हैं, सबको पसंद है, लेकिन बाय द वे आपके घर में आई और आप बाहर थे और 2-3 घंटे बाद आए और उस जलेबी को खा रहे हैं, तो जलेबी के सरफेस के ऊपर में चीनी का एक थीन लेयर जो है आपको जमा हुआ दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जो जलेबी को जिस सिरप में डाला गया, शुगर सोल्यूशन में जिसमें डाला गया, वो काफ़ी गर्म था, कॉन्सेंट्रेटेड था, और जब उसमें से उसको बाहर निकाला गया तो उसके ऊपर में एक परत बन जाती है। इसी तरीके से खुरमा होते हैं या लट्ठो आप लोग खाते हैं, तो वो भी क्रिस्टलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है कि खुरमा के ऊपर में जो चीनी का एक पूरा लेयर जो है वो बना रहता है, वो क्रिस्टल फॉर्म्स हैं शुगर के, जो कि ठंडे होने के बाद में उसके सरफेस पे दिखाई देते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग प्यूरिफिकेशन का भी फॉर्म कहते हैं कि किसी सोल्यूशन से अगर उसमें क्या वाटर या जो भी सॉल्वेंट है अगर उसको हम बाहर निकाल दें तो नीचे जो है वो सल्यूट उसके प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कई बार पूछता है, गेटिंग द कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को। तो कह रहा है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दें और उसका एक सोल्यूशन तैयार कर लें और धीरे धीरे उसको गर्म करेंगे, तो कॉपर सल्फेट के अंदर का जो पानी है वो इवापोरेट कर जाएगा और लास्ट में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो है उस इवापोरेटिंग डिस्क के अंदर में मिल जाएंगे। इस तरीके का सेटअप कर लेंगे, एक इवापोरेटिंग डिस्क ले लेंगे और इसके अंदर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर देंगे और इसे गर्म करेंगे। जब इसे आप गर्म करोगे तो सारा वाटर जो है इवापोरेट कर जाएगा और लास्टली हमें क्या मिल जाएगा, ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो नीचे बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड था और उसको जब हमने गर्म किया तो उसके क्रिस्टल जो है अलग हो गए, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग हो गए। सो व्हाई इट इज नोन एज द प्यूरिफिकेशन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, जिसमें हम किसी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड को गर्म करके उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के ऊपर में हम लोग बात करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी कैसी टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी में आप जो वर्ड देख रहे हैं क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिस मेथड को अप्लाई किया जाता है उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। किसी एक सोल्यूशन के अंदर में मौजूद अलग अलग कलर के डाइज को सेपरेट करने का जो तरीका हमारा होता है उसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो नाउ मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। इट इज द प्रोसेस of separating two or more substances present in a solution in very small quantity, क्रोमेटोग्राफी में भी सबसे जो कॉमन टाइप की क्रोमेटोग्राफी है उसको हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड नाउ थ्रू द डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड द क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टू और मोर different type of substances present in a very small quantity in a solution, and the most common type of chromatography is the paper chromatography। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक होती है वो एक चीज पे डिपेंड करती है।
कि अगर कोई भी सोल्यूशन के अंदर में दो या दो से अलग तरीके के सॉल्यूट जो हैं अगर प्रेजेंट हैं, तो वो एक साथ एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो है, लेकिन जब उनको सेपरेट करेंगे तो ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, क्योंकि सारे जो सब्सटेंसेस अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर में डालते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो होते हैं लेस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, यानी धीरे धीरे। अब ऐसे किसी आप सब्सटेंस के बारे में जानते हो कि जिसको हम पानी के अंदर डालें और वो तुरंत घुल जाए, लेकिन आप ऐसे भी सब्सटेंस के बारे में जानते हो कि जिसको अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो धीरे धीरे घुलेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है उस पानी के अंदर में कम होगी। तो ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की, इस बात पे डिपेंड करती है कि किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट के अंदर में कैसी है। जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो जल्दी से उसके साथ में अपनी एक सोल्यूशन बना लेगा, और उससे अलग होने के टाइम पर ये उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी स्लो होगी और वो सॉल्वेंट के साथ में धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को हम कहेंगे कि मॉडरेट है या लेस है उसकी सॉल्युबिलिटी। इस अगर हम टेक्निक को यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर समझने का प्रयास करें तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, एक हम लोग फिल्टर पेपर ले लेते हैं, इस तरीके से एक चौकोर रेक्टेंगल काटा हुआ एक फिल्टर पेपर ले लेते हैं, और इसके ऊपर में बीचों बीच में एक ब्लैक इंक का यहाँ पे स्पॉट बना देते हैं ब्लैक इंक से। क्योंकि ये जो ब्लैक इंक है, या जिसको मैं लिखने के लिए यहाँ पे यूज भी कर रहा हूं, तो ये ब्लैक इंक कोई ब्लैक तो कलर होता नहीं है, ये बहुत सारे कलर का एक मिक्सचर होता है। अब ये इसमें कौन कौन से कलर जो है वो इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में हम अलग अलग तरीके के उन कलर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ले लिया और इसको एक पानी से भरे हुए बीकर के अंदर में डाल देंगे, पानी से भरे हुए बीकर के अंदर में डाल देंगे, जिससे एक सिरा इसका ये पानी के अंदर होगा, लेकिन बाकी सारा जो हिस्सा होगा वो पानी के बाहर होगा। धीरे धीरे ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इसमें पानी ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही पानी इस ब्लैक स्पॉट के साथ संपर्क में आएगा तो जो इसका कंपोनेंट पानी के साथ में सबसे पहले डिसॉल्व होगा, वो पानी के साथ क्या होगा, इस स्पॉट से बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसे जैसे, क्योंकि पानी तो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अब ऐसा तो हुआ नहीं कि पानी आकर के इस स्पॉट के पास में रुक जाएगा, पानी इसको ओवरलैप करके आगे की तरफ बढ़ेगा और इसका जो कंपोनेंट पानी में घुलेगा वो पानी के साथ में कहां बढ़ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी स्ट्रेच कर जाएगा। इस तरीके से ये बाहर की तरफ थोड़ा फैलने लगेगा। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होगा, उसके बाद वाले लेयर में आपको वो दूसरा कंपोनेंट जो है दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर कोई तीसरा कंपोनेंट है तो इसके बाद वाले लेयर में दिखाई देगा, और जब ये सूखेगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अलग अलग कलर जो है आपको दिखाई देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कॉपी पे जेल पेन या वगैरह वगैरह से आप लिखते हैं और वो कॉपी कभी गीली हो गई, बारिश में भीग गई, या आपने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि उस ब्लू कलर के जेल पेन में या ब्लैक कलर के जेल पेन में आपको थोड़ा सा रेडिश, ग्रीनिश, ब्लूइश कलर जो है नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से वो कलर आ गए, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ योर जेल पेन। ये जेल पेन जो कलर का बनाया गया था उसके ये कंपोनेंट्स थे, और जब वो सेपरेट हुए तो अपने अपने डिफरेंट कलर में सेपरेट हो गए, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बड़ी खास बात होती है, इसको फोरेंसिक साइंसेज में पॉइजनस सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो इसका बड़ा रोल होता है फोरेंसिक साइंसेज में। तो इस प्रोसेस को, क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा और पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। अगले टॉपिक के ऊपर में चलते हैं, और वो टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देखिए, डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन ये जो प्रोसेस है ये दो प्रोसेस का इन्वॉल्वेशन है। एक को कहते हैं इवापोरेशन और दूसरे को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन और इवापोरेशन का मिक्सचर हम लोग इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। अभी हम लोगों ने इवापोरेशन के बारे में बात किया, वहां देखा कि अगर हम समुद्र के पानी को कहीं पे एक जगह इकट्ठा करें तो उसमें से सारा का सारा वाटर जो है इवापोरेट कर जाता है और नीचे साल्ट बच जाते हैं, लेकिन वाटर तो इवापोरेट हो गया ना। लेकिन ऐसा कोई सोल्यूशन सॉल्ट का या शुगर का सोल्यूशन जिसमें हम शुगर को भी अलग करें और सॉल्ट को भी अलग करें, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा डिस्टिलेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं,
एक फ्लास्क ले लेते हैं। फ्लास्क के अंदर में हम कोई एक सोल्यूशन भर देते हैं, जैसे शुगर और साल्ट का सोल्यूशन अगर हमने भर दिया, ठीक है, शुगर और साल्ट का सोल्यूशन भर दिया हमने, इसमें एक ट्यूब डाल देते हैं, ग्लास ट्यूब डाल देंगे, और इस ग्लास ट्यूब के ऊपर में कंडेंसेट करने के लिए एक आइस पैक रख देंगे इसके ऊपर में। ये आइस पैक हमने रख दिया इसके ऊपर में, और यहां से इसको मोड़ करके एक बीकर में इसको डाल दिया। इसका मुंह जो है वो कॉर्क से बंद कर देंगे। अब जब इसमें से पानी को गर्म करेंगे, यहां पे ये क्या है, ये शुगर और साल्ट का शुगर सोल्यूशन है, ये शुगर सोल्यूशन है, इसमें ये वाटर है। अब जैसे आप इसको गर्म करेंगे, सारा का सारा इसमें मौजूद वाटर जो है इवापोरेट करेगा, और वो इवापोरेशन से इस पाइप से होते हुए जब इस आइस पैक के पास में पहुंचेगा तो ठंडा होगा। तो जब वेपर ठंडा होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो लिक्विड जो है दूसरे बीकर में हमारा इकट्ठा होने लगेगा। इसी तरीके से जैसे सारा का सारा पानी निकल जाएगा, नीचे क्या बच जाएंगे, क्रिस्टल बच जाएंगे, जो कि हमने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड को ठंडा करे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही इस सोल्यूशन के अंदर में मौजूद सारे के सारे शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के इवापोरेट होने के बाद में नीचे मिल जाएंगे, और वाटर भी इवापोरेट होने के बाद, ठंडा होने के बाद दूसरे बीकर में पानी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें इवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा टॉपिक था, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये कंप्लीट हुआ। अगला एक और टॉपिक आपका रह गया है जिसमें हम लोग बात करेंगे मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स और टू गैसेस। उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग मेथड्स के थ्रू दो लिक्विड या दो गैसेस को अलग कर सकते हैं। टिल देन आप इसको समझिए, पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन गुड बाय।